कहीं धूप कहीं छांव, शहर हो चाहे गांव, फलाने के नए भारत की यही है असल तस्वीर। कहीं मिलेगा फूल तो कहीं पांव। नमाजियों को पीछे से लात मारने, जबरन ढकेलने और आंतरिक द्वेष से भरे हुए पुलिसकर्मी द्वारा हमला करने का वीडियो तो आप सबने देख ही लिया होगा। ये वीडियो दिल्ली के इंद्रलोक का बताया जा रहा है। इंद्रलोक यानी इंद्र की दुनिया, और इंद्र की दुनिया में कैसा स्वर्ग बनाया गया है ये आप सबके सामने है। दिल्ली में पुलिस वाले ने जो किया वो तो वर्तमान है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसके भूत और भविष्य की बात करने वाले हैं। इस घटना से पहले इस देश में क्या कुछ हुआ है और इस घटना के बाद भविष्य में इससे कौन कौन सा जहरीला फूल खिलाने की कोशिश है उस पर बात करेंगे। इस मामले को लेकर लोगों के मन में बड़ा गहरा संदेह पैदा होने लगा है, क्योंकि सत्ता के परम लालची लोग जो झोला लेकर घूमते हैं, खबर है कि उनका झोलवा खाली हो चुका है। इस घटना का 2024 के लोकसभा चुनाव से क्या कनेक्शन हो सकता है और अंदर अंदर कौन से गुल खिल रहे होंगे या खिलाए जा सकते हैं, उन पर अच्छे से चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि दरअसल ये घटना ज़ॉम्बीज को डोज देने के लिए प्रयोग हो रही है या हो सकती है। ज़ॉम्बी क्या है ये तो आप जानते ही हैं, उसका डोज क्या है बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे सत्ता के घर गिराओ और सड़क पर पहुंचाओ योजना की। पिछले 2 सालों में अलग अलग सरकारों ने जितने घर गिराए हैं और जितने लोगों को बेघर किया है, आंकड़ा सुनकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे भाजपा नेताओं के चहेते तथा भाषाई स्तर की निम्नता को छूने वाले और सांपों के जहर की तस्करी के गंभीर आरोपी एल्विस यादव की। इसका एक नया कारनामा सामने आया है, वीडियो सामने आया है। इसके साथ साथ राजनीति और असामाजिक तत्वों के बीच कैसा गठजोड़ होता है उसका कथित कनेक्शन भी सामने आया है। एल्विस कथित रूप से अपने गुंडे साथियों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहा था। इस मामले में कुछ नई बातें सामने आई हैं। तो देश के एक बड़े सेठ मुकेश अंबानी की पत्नी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो ईश्वर अल्लाह एक है जैसे किसी गाने पर नृत्य करती हुई नजर आई। नीता अंबानी बहुत बढ़िया नृत्य करती हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, मगर उन्हीं का चैनल पूरे देश में नफरत का जो नृत्य कर रहा है, या तो उसे देख नहीं पाती या फिर देखना नहीं चाहती हैं। अपने घर के कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव की बात करती हैं और चैनल के माध्यम से देश में आग भी लगाई जाती है, दिन रात जहर की उल्टियां करवाई जाती हैं। ये अलग बात है कि हाल ही में न्यूज़ 18 पर भी नफरत फैलाने को लेकर हजारों का जुर्माना लगा, डांट फटकार लगी, वीडियो डिलीट करने का आदेश आया। एनबीडीएसए की तरफ से गोदी मीडिया के कई बड़े चैनल और लपड़झंडिस लपेटे में आए, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि कुछ हजार का जुर्माना या फिर डांट फटकार से इन मोटी चमड़ी वाले चमगादड़ों पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि सेठ के पास पैसा बहुत है और ये लपड़झंडिस पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं। भारत के भविष्य में यदि कभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को आंका जाएगा तो निश्चित ही यह भी लिखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी, जिनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने भाषा के आधार पर भी बांटा, क्षेत्र के आधार पर भी बांटा, दलों के आधार पर तो बांटा ही, जाति धर्म संप्रदाय हर एक मुद्दे पर बांटा। और ये सब तो अलग बातें हैं, परिवारों को भी नहीं छोड़ा, वो राजनीतिक परिवार हो या फिर आम जनता का परिवार। बांटने का जहरीला इंजेक्शन हर जगह पहुंचाया गया। दुनिया के इतिहास में जब आप ढूंढेंगे तो ऐसे कुछ ही उदाहरण मिलेंगे जब राजनीतिक विचारधारा की वजह से परिवार बंट गए हों। हाल ही में दिल्ली के इंद्रलोक से एक वीडियो सामने आया, जिसमें चौकी इंचार्ज सजदा कर रहे नमाजियों को पीछे से लात मार रहा है, बहुत सारे लोगों को धक्के देकर हटा रहा है। ये वीडियो भी मोदी सत्ता की उपलब्धियों को दर्शाने का एक जबरदस्त उदाहरण होगा भविष्य के लिए। वैसे पिछले 10 सालों में एक धार्मिक नारे को किस तरीके से राजनीतिक नारे में बदल दिया गया, जय श्री राम वाला, और उसका प्रयोग करते हुए कहीं महिलाओं से छेड़खानी हुई, कहीं मारपीट की गई, कहीं किसी मुसलमान या दलित को लिंच करके मार दिया गया, कहीं दंगा हुआ, कहीं फसाद हुआ। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं जो मोदी सत्ता की सबसे बड़ी सफलता को दर्शाते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे नफरत को मैं सफलता का नाम क्यों दे रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये सफलता ही है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुझे नहीं पता कि आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के IT सेल वाले गुर्गों के कितने नफरती पोस्ट पढ़े हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे पोस्ट पढ़ी है। गारंटी देता हूं, आप किसी भी भक्त से मिल लीजिए, उसके भीतर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर वही गुस्सा, वही नफरत, वही द्वेष दिखाई देगी जो लात मारने वाले इस पुलिस वाले के भीतर दिख रही है। दरअसल पिछले 10 सालों में संगठित तरीके से जो नफरत फैलाई गई है उसने देश में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ज़ॉम्बीज पैदा कर दिए हैं। ये ज़ॉम्बी वो होते हैं जिन्हें समय समय पर खुराक दिया जाता है। जब से यह वीडियो सामने आई है, लोगों के बीच चर्चा होने लगी है कि भले ही लात मारने वाले इस पुलिस वाले पर कार्रवाई हो गई हो, छवि को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा हो, मगर एक खास पार्टी ने और एक खास संगठन ने जो ज़ॉम्बी पैदा किए हैं उनके लिए बढ़िया खुराक मिल गया है। अगले कई दिनों तक वो इसे ही देख देख कर खुश होते रहेंगे कि देखो हमारे भगवान
भगवान की सत्ता में कैसे नमाजियों को पीछे से लात मारी जा रही है, ये केवल तभी संभव है जब हमारा भगवान कुर्सी पर बैठा है। और ऐसे मनोरम दृश्य यदि देखने हैं तो भगवान को कुर्सी से उतरने नहीं देना है, क्योंकि जब तक भगवान है तभी तक ये मुमकिन है। आप कहेंगे कि ये तो पुलिस वाला था, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या भक्तों की टोली का सदस्य तो था नहीं। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देश के हर हिस्से और हर एक विभाग के सदस्य हैं। वहां सबकी छात्रशाला है। एक जगह से की गई नफरत की उल्टियां सबके मुंह में ठूसी जाती हैं और वो लोग इसका भरपूर स्वाद भी लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको इस पुलिस वाले के समर्थन में भी मिल जाएंगे, ये कहते हुए कि सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सड़क पर कब्जा करने की साजिश है। जबकि यही लोग कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों को बंद किए जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाते। इलाहाबाद से वाराणसी का एक हाईवे है, जीटी रोड कहा जाता है। सावन के महीने में एक तरफ की सड़क को पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी तरफ की सड़क पर भी कांवड़ ले जाने वालों की डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। मगर इसके बावजूद किसी पुलिस वाले की इतनी हैसियत नहीं होती कि वहां ट्रैफिक की बात कर दे, न तो किसी आम जनमानस को कोई तकलीफ होती है। हालांकि आम जनमानस को तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मन का दर्द कहे तो किससे कहे। हाल ही में आपने देखा अयोध्या वाले मंदिर के उद्घाटन के वक्त हवाई जहाज के भीतर जोर जोर से धार्मिक गीत गाए जा रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक जगह जगह धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। कहीं भी कोई भी बैठकर मंत्र जाप करने लगता है, आरती गाने लगता है। वहां किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, न हिंदू की, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, न जैन की, न बौद्ध की। दरअसल होनी भी नहीं चाहिए। और ये भावनाएं स्वतः आहत होती भी नहीं है, इन्हें तो आहत करवाया जाता है उन लोगों द्वारा जिन्हें भावनाओं के आहत होने से ही कुर्सी का आनंद मिल पाता है। देश में हाल ही में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जो जो वादे करके सत्ता में आए थे, चाहे वो विकास का हो, 2 करोड़ रोजगार का हो, महिलाओं को सुरक्षा का हो, 15 लाख खाते में हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, 56 इंच की छाती हो, लाल आंख दिखाने की हो, या फिर 2 के बदले 10 सिर लाने की हो, चाहे वो मुद्दा राष्ट्रवाद का ही क्यों ना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर यह सत्ता छाती ठोक कर कह सके कि उसने सफलता हासिल की है। बल्कि सफलता तो बहुत दूर की बात है, जबरदस्त असफलताएं नजर आती हैं। जवाब नहीं आता। प्रधानमंत्री की 10 सालों में हैसियत नहीं हो सकी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा सके। ये बात कहने में मुझे बड़ी शर्म आती है। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री फिर से झूठ का पिटारा लेकर घूमने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी कही गई एक बात वायरल हो रही है, जिसमें कह रहे हैं कि बचपन में वो खूब घुमा फिरा करते थे और पश्चिम बंगाल का मेट्रो देखने के लिए बड़े लालायित थे। अब लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मेट्रो जब बना तब प्रधानमंत्री मोदी की उम्र लगभग 34-35 साल रही होगी, और 35 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपना बचपना कैसे बता सकता है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, कोई विश्वगुरु ही समझा सकता है। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बचपन में जब मैं ट्रेन से जाता था, जगह नहीं मिलती थी, ट्रेन धकाधक भरी रहती थी, तब मैं किसी का हाथ देखना शुरू कर देता था, यानी फर्जी ज्योतिष बन जाता था, और लोग मुझे ज्योतिष समझकर सीट दे देते थे, यानी कुर्सी। अब लोग कह रहे हैं कि यानी कि साहब बचपने से टोपी पहनाने में बहुत माहिर हैं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं या फिर अपनी वाहवाही कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बात गर्व महसूस करने की तो है नहीं, देसी भाषा में इसे 420 कहते हैं, फ्रॉड कहा जाता है, कुछ लोग मदारीपना भी कहते हैं। बहरहाल जो बात बहुत सारे लोग छुपा लेते, प्रधानमंत्री अपनी उस हरकत को भी जनता के सामने रख देते हैं। इसे सुनने के बाद लोग कहने लगे हैं कि ट्रेन वाला वही फार्मूला नरेंद्र मोदी ने देश की कुर्सी पाने के लिए भी लगाया। पहले तो अलग अलग तरीके से देश भर में झूठ फैलाया गया, काला धन से लेकर भ्रष्टाचार तक पुरानी सरकार को बदनाम किया गया, यानी झूठ ही बीमारी दिखाई गई, और इसके बाद झूठ की दवाई का नारा भी लगाया गया। 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाएंगे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलानुआ सरकार। इस तरह की टोपी पहनाने वाले वादे किए गए और कुर्सी पर काबिज होने का मौका मिला। इस तरह की चर्चा लोगों के बीच आम हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री के इस बयान पर लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब 34-35 साल की उम्र में अपने बचपन का आनंद ले रहे थे, तब भी ट्रेन में भीड़ हुआ करती थी, सीट नहीं मिलती थी, और अब जब 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं तब भी सीट नहीं मिलती है। कितनी खराब हालत है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में रेलवे की हालत और खस्ता हो गई है। तो फिर आपने किया क्या? वैसे भी 10 साल एक लंबा वक्त होता है। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश भर के मुसलमानों के खिलाफ हद से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है, मगर भारत के मुसलमानों ने भी इतिहास रच दिया, दिखा दिया कि जहां तुम्हारे जुल्म की सरहद समाप्त होती है, वहां से हमारे बर्दाश्त की सीमाएं शुरू होती हैं। मगर फिर भी कहा जाता है कि मरता क्या न करता। इसी आधार पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि अब आखिरी वक्त चल रहा है, ऐसे में कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से देश के एक वर्ग को उग्र किया जाए, भड़काकर, चिढ़ाकर, मार के, पीट के, गाली देकर, लाठी चलाकर, किसी भी तरीके से। और जब एक पक्ष हल्का सा उग्र होगा, कहीं से कोई चिंगारी फूटेगी, तो फिर ज़ॉम्बीज तो बैठे हैं तैयार, खाली मौका ढूंढ रहे हैं। यानी लोगों को यह डर है कि चुनाव से पहले इस तरह के कारनामों का दुरुपयोग किया जा सकता है। संभव है कि यह किसी साजिश का हिस्सा न हो, मगर घटना होने के बाद तो यह साजिश की ही जा सकती है। वरना आप खुद ही सोचिए, एक पुलिस वाले के भीतर इतनी नफरत, इतनी उग्र भावना कैसे आ सकती है कि खुदा के सजदे में झुके हुए लोगों को पीछे से लात मार दे। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इसी तरह से किसी मंदिर के सामने कोई झुककर प्रणाम कर रहा हो और पुलिस वाला पीछे से आके लात मार दे?
क्या आप सपने में भी सोच पाएंगे? यहाँ पर तो मुसलमानों ने पुलिस वालों के साथ वैसा बर्ताव कथित रूप से नहीं किया जिसे गलत कहा जाए, यह उनकी बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता है। मगर सोच कर देखिए, यदि यही घटना बहुसंख्यक आबादी के साथ होती तो इस पुलिस वाले का क्या होता और पूरा सिस्टम किस तरीके से घुटनों के बल आकर लेट जाता, वो भी आपको पता है। ये वही विश्वगुरु भारत है, वही न्यू इंडिया है, जहां पर एक धर्म के लोगों पर कांवड़ यात्रा में फूल बरसाए जाते हैं, दूसरे लोगों के पीछे से लात मारी जाती है। हमने न जाने कितनी घटनाएं आपको बताई जब कथित रूप से पुलिस वाले किसी मुस्लिम व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं, घर से उठाकर ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार तो पुलिस वाले घर वालों को सूचित तक नहीं करते, कभी अस्पताल में तो कभी रास्ते में शव छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस देश की पुलिस यदि आपको घर से उठाकर ले जाए तो वकील से पहले डॉक्टर बुलाइए, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने से पहले आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बाकी सीधी सी बात इतनी है कि देश में शांति और सौहार्द बना रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ, नफरतबाज नेताओं की भलाई चाहते हैं तो जो करना हो करते रहिए, कौन रोक सकता है। हाल ही में लोकतंत्र की स्थिति जांचने वाली एक संस्था वीडेम ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें भारत में लोकतंत्र को नकारा गया है। कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र समाप्ति की तरफ है। यह भी कहा गया है कि भारत सरकारी अपराधी हो चुका है, वो भी दुनिया में टॉप पर, यानी दुनिया के सबसे खराब सरकारी अपराधियों में से भारत हो चुका है। 1975 की स्थिति आ गई है, यानी इमरजेंसी वाली स्थिति। फर्क बस इतना है कि उस वक्त लोगों को मालूम था कि इमरजेंसी लग गई है, लेकिन इस बार इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। वहीं लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस वीडियो को भक्तों के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा और उन्हें भक्त बने रहने के लिए डोज दिया जा रहा है, ताकि वो इधर उधर ध्यान न भटकाएं, स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट का चालीसा गाते रहें। देश को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिसों का बहुत अहम रोल है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। बाकी सबका मालिक एक है। न्यूज 18 के मालिक की मालकिन ने हाल ही में यह गाना सुनाया है। अब जरा दवायर पर छपी इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने लगभग 7.5 लाख लोगों को घरों से बेदखल कर दिया। 1.5 लाख से अधिक घर तोड़े गए। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022-23 में स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर राज्य अधिकारियों द्वारा ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 7,40,000 से अधिक लोगों को घरों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। एक वक्त में विश्वगुरु टाइप के कोई नेता थे जो कहा करते थे कि मेरा सपना है 2022 तक देश में हर एक व्यक्ति के पास अपना घर हो, अपनी छत हो। अब आप जरा पता लगाइए कि लगभग 7.5 लाख लोगों के सिर से जो छत छीना गया, उनमें से कितनों को छत मिला, कितने बिना छत के हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ये आंकड़े केवल 23 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। प्राथमिक और माध्यमिक डेटा संग्रह के माध्यम से ही बताए गए हैं। अनुमान यह है कि पूरे देश में घर से बेदखल या विस्थापित लोगों की वास्तविक संख्या, जो असल संख्या है, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घरों को गिराने का अभियान कई मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गंभीरता और क्रूरता के साथ चलाया गया है। आपको याद होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कोई कथित धार्मिक यात्रा निकल रही थी। अब आप तो जानते ही हैं, जो नए नवेले धर्म रक्षक पैदा हुए हैं, स्वघोषित धर्म रक्षक, उनकी धार्मिक यात्रा मुसलमानों की गलियों से जब तक न गुजरे तब तक उनका कथित भगवान खुश नहीं होता। मुसलमानों की गलियों से गुजरते हुए यह आरोप लगाया गया कि छत से कुछ मुस्लिम युवक थूक रहे थे। फिर क्या था, धनाधन बुलडोजर लग गया। मध्य प्रदेश में उस वक्त मामा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। मामा ने बिना जांच पड़ताल के मुस्लिम परिवार का घर उजाड़ दिया, मकान तोड़कर धराशायी कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता ने मामा को फिर से बंगला बना कर दिया था। यह अलग बात है कि दिल्ली वालों ने उन्हें भी घर से बेदखल कर दिया। महीनों बाद जब मामला अदालत में पहुंचा तो पुलिस ने जिन लोगों को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया था वो नकार गए। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं, पुलिस ने सादे कागज पर हमसे साइन करवा लिया था। मगर सवाल यह है कि कई महीनों तक जो नौजवान इन बेबुनियाद आरोपों के तहत जेल में रखा गया, उसकी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? जिस मकान को तोड़कर पूरे परिवार को बेघर कर दिया गया, उनकी प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? नफरतबाज नेताओं को राजनीतिक लाभ मिल चुका होगा, भविष्य में भी मिलता रहेगा, लेकिन इन सब को देखने के बाद क्या किसी भी रूप में वीडेम की इस रिपोर्ट को नकारा जा सकता है, जिसमें उसने भारत में लोकतंत्र की समाप्ति और जहरीली राजनीति का जिक्र किया है, जिसमें उसने भारत की स्थिति को बद से बदतर की तरफ जाते हुए बताया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, विश्वगुरु तो हम लोग बन के रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एलविस यादव जैसे जोशीले युवा जो हैं, जिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का हाथ है, हाथ ही नहीं बल्कि सब कुछ है। और सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं का हाथ है, और हाथों में हाथ डालकर एक स्टेज पर खड़े भी हो जाते हैं। भले ही उसी एलविस यादव पर सांप की तस्करी के आरोप लगते हों और भी तरह तरह के शर्मनाक आरोप लगते हों, उससे क्या होता है, यूथ आइकन तो है बीजेपी का। एक बार फिर से एलविस यादव से संबंधित कुछ घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिख रहा है जिसमें एलविस अपने कई साथियों के साथ एक युवक पर हमला करता है
और फिर काफी देर तक उसके साथ मारपीट की जाती है। जिस युवक के साथ मारपीट हुई है उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। उसका नाम है मैक्सटन। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसने आरोप लगाया है कि मैंने जो एफआईआर लिखवाई थी उसमें जो आरोप लगाए थे उसे बदल दिया गया है। जो अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकायत की थी उसे पुलिस ने एफआईआर में लिखा ही नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पर इस युवक का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बोल रहा है कि मैंने आज इतना तो देख लिया कि यदि आपके पास पैसा है तो फिर आप एफआईआर भी बदलवा सकते हैं। इस युवक का आरोप है कि एल्विस ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा, जान से मारने की धमकी दी, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। युवक बता रहा है कि पिटाई के बाद हॉस्पिटल में जब ये दवा लेने गया तो कहा गया कि पहले एफआईआर कराओ तब मेडिकल होगा। फिर उसने पुलिस में एफआईआर कराने की कोशिश की। इसका आरोप है कि पुलिस आपस में जो बात कर रही थी, पुलिस वाले जो आपस में चर्चा कर रहे थे, उससे ही इसे संदेह हो गया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी। और जब एफआईआर सामने आई है तो पता चला है कि इसने जो आरोप लगाया था उन्हें इसमें शामिल ही नहीं किया गया। इसके आधार पर इनका आरोप है कि यदि आपके पास पैसा है तो एफआईआर भी बदलवाई जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से युवक गुहार लगा रहा है कि एल्विस यादव गुंडा है, उस पर कार्रवाई करिए, उसकी वजह से युवा गलत रास्ते पर जा रहा है। एल्विस का इतिहास बहुत गंदा है। वैसे भाजपा की तमाम सरकारों का रवैया देखकर यह कहा जा सकता है कि सत्ता उसी के साथ खड़ी होगी जिसके साथ जाने में राजनीतिक लाभ होगा। सही गलत नैतिक अनैतिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एल्विस के साथ खड़े होने में राजनीतिक लाभ है तो एल्विस भाई जिंदाबाद, और यदि लगा कि उसके साथ खड़े होने से नुकसान हो सकता है तो फिर मैक्सटन को इंसाफ दो। इस युवक का यह भी आरोप है कि एल्विस ने इसको पीटने के बाद पब्लिक से यह भी कहा कि वर्क डन, यानी काम हो गया। इस वीडियो में मैक्सटन यह भी कह रहा है कि इस बीच यदि मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार एल्विस या उसके साथी होंगे या फिर हरियाणा की पुलिस होगी। बाकी न्यू इंडिया में सब कुछ मजे से चल रहा है। डबल इंजन की सरकारें धक्का-धक काम कर रही हैं। कहीं